नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की मल्हार बुक से पाठ नंबर 5, जिसका नाम है नहीं होना बीमार। तो ये आपकी सारी जो न्यू बुक है उसके चैप्टर्स में कवर कर रही हूँ, क्लास 7 के। इसके अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और चैप्टर की समरी भी दूंगी। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए, सारांश लिखिए तो आप लिख सकते हैं। और आप एसएसटी और साइंस के वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। अगर किसी को प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, नहीं होना बीमार चैप्टर के, वो मैं पार्ट 2 में दूंगी। ठीक है, तो अभी आप चैप्टर पढ़ो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे चैप्टर की समरी। चलो, यह पाठ एक ऐसे बालक की कहानी है जो स्कूल का होमवर्क नहीं करता था और इसके लिए बीमारी का बहाना बनाता था। एक दिन वह स्कूल नहीं जाता और झूठ बोलता है कि उसे सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार है। ऐसे कई बच्चे करते हैं ना, जब स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं किया तो मैम डांटेंगी, इसलिए स्कूल ही नहीं जाते। और वो बहाना बनाते हैं कि आज तो मम्मी मुझे बुखार है। उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, उसे दवा देते हैं और खाने को भी कुछ नहीं देते ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। अब उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास करके बोलते, ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, स्कूल मत जाओ। शुरुआत में उसे अच्छा लगता है कि बीमार होने पर आराम मिलता है, खीर जैसे स्वादिष्ट खाने और विशेष देखभाल का आनंद भी मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अकेलापन, भूख, ऊब और पछतावे से भर जाता है। अकेलापन मतलब उसको लगता है अभी तो मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है, बहुत अकेला फील करता है। उसे भूख लगती है क्योंकि बीमार में तो अब आप हल्का फुल्का भोजन खाएंगे ना। फिर ऊब मतलब वो बहुत परेशान हो जाता है, ऊब जाता है, बोर हो जाता है और पछताता है। उसे महसूस होता है कि झूठ बोलकर बीमारी का नाटक करना एक बहुत ही बुरा अनुभव है। अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस। आखिर में वह बच्चा यह निर्णय लेता है कि अब कभी भी झूठ बोलकर बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा और ईमानदारी से स्कूल जाएगा। तो ये तो आपकी पाठ की समरी हो गई। इतना आप लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत होगा। अगर आपको और भी लिखना है तो मैंने थोड़ी सी लाइन्स और लिखी हैं। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि झूठ बोलना और बहाने बनाना केवल तात्कालिक लाभ दे सकते हैं, मतलब एकदम कुछ सेकंड के लिए आपको उसको अच्छा फील करा सकते हैं, लेकिन अंत में यह हमें परेशानी, पछतावा और असुविधा ही देते हैं। यह कहानी यह भी समझाती है कि जिम्मेदारी से कार्य करना, ईमानदारी से व्यवहार करना और जीवन की सच्चाइयों का सामना करना ही सही रास्ता है। तो इस कहानी से आपको ये समझ में आएगा बच्चों कि झूठ मत बोलो, ईमानदारी से अपना काम करते चलो। अगर किसी कारण की वजह से आप अपना होमवर्क नहीं कर पाए तो टीचर से जाके माफ़ी मांग लो। हो सकता है टीचर डांट दे, पनिशमेंट भी दे दे, लेकिन वो पनिशमेंट आपको जीवन भर याद रहेगी, बजाय इसके कि आप झूठ बोलकर घर पर बैठ जाए, है ना। तो होमवर्क तो वैसे भी सब बच्चों को करना ही चाहिए। चलो, जब हम झूठ बोलते हैं तो दूसरों का विश्वास भी खो देते हैं और खुद को मानसिक तनाव में डालते हैं। यह पाठ बच्चों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और उन्हें बताता है कि हर काम समय पर करना और सच्चाई से रहना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलो अब हम पाठ पढ़ेंगे। समरी हमने पढ़ ली, जान लिया पाठ किस बारे में है। अब कहानी का शीर्षक है नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नाना जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। तो वह बच्चा एक दिन अपनी नानी जी के साथ अस्पताल गया किसी को देखने के लिए। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल। सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमचमाता हुआ। तो जब वार्ड मतलब एक बहुत बड़ा सा कमरा होता है हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ बहुत सारे बेड पड़े होते हैं और उसके ऊपर सबके ऊपर एक जैसी ही सफ़ेद चादर थी। फिर एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुँचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सर पे हाथ फेरा। अब जब अस्पताल में कोई मिलने आता है तो
पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह बोर हो जाता है ना वहाँ पर, और उनके सिरहाने खड़ी होकर हालचाल पूछने लगी। तो नानी ने सुधाकर काका के सर पे हाथ फेरा और उनसे पूछा, कैसे हो, है ना, यहाँ पर कितना समय तुम्हें और लगने वाला है, बीमारी कैसी है तुम्हारी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। तो वह बच्चा कह रहा है कि मुझे तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे खिड़कियाँ थी और उसमें से पेड़ दिख रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मक्खी मच्छर, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुना, बाकी एकदम शांति। तो हॉस्पिटल में आपको पता है कि कोई भी ज़्यादा शोर मचाता नहीं है, धीरे धीरे ही बात करते हैं, नहीं तो मरीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन से सिर हिलाया। उतनी देर में वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और काका को दवा खिलाई। नर्स ने काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खाई। अब जब पेशेंट जो होता है ना, मरीज़, वो दवाइयाँ खा खा के उसके मुंह का स्वाद जो है बहुत ख़राब हो जाता है, तब उसको वैसी खीर मिली तो सुधाकर काका को बहुत अच्छी लगी। क्या ठाठ हैं बीमारों के, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। अब वो जो छोटा सा बच्चा है उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पर लेटकर बहुत मज़ा आ रहा है। वो तकलीफ़ नहीं समझ पा रहा उस मरीज़ की कि वो वहाँ पर लेटकर उसकी दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, उसको परेशानी हो रही है। बट बच्चा समझ रहा है कि बस लेटे रहो और बीमार पड़ना तो बहुत मज़े की बात है। कुछ रोज़ बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब वो बच्चे अपने मन में उस दिमाग में बात को लेकर बैठ गए कि बीमार पड़ना तो बहुत मज़े की चीज़ है। तो अब एक दिन क्या हुआ, उसने होमवर्क नहीं किया था, तो उसने सोचा चलो आज बीमारी का बहाना बनाता हूँ और आराम से सोऊंगा। मैं रज़ाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया, नानी ने पूछा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है। अब उस बच्चे को क्या बहाना मारेगा ना वो छोटा सा, उसने कहा मेरा पेट दर्द हो रहा है और मेरा सर दर्द हो रहा है। उसने अपनी नानी से झूठ बोल दिया क्योंकि उसको तो आज स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। और मुझे बुखार भी है, बच्चे ने कहा मुझे बुखार भी हो रहा है। नानी जी चली गई। मैं रज़ाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज़ की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मन्नू अपना जूता ढूंढ रहा था। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। तो घर के जो सारे लोग थे अपना अपना सुबह नाश्ता करके सब करके वो लोग अपने काम को निकल गए। तो यह बच्चा रज़ाई में ही पड़ा सब ध्यान से सुन रहा था आवाज़ों से ही कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। नींद तो से आ नहीं रही थी क्योंकि बिल्कुल ठीक है वो। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, फिर वो रज़ाई में पड़ा ही सो गया। तब नाना जी आए। क्या हो गया, नाना जी आए। अब उन्होंने पूछा उससे, भाई क्या हो गया, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो आज। ये देखो उसके नाना जी फोटो में उससे पूछ रहे हैं और वो रज़ाई के अंदर मज़े से पड़ा हुआ है। बुखार आ गया, मैंने कराते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रज़ाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इसी बीच नानी जी भी आ गईं। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। नाना जी ने उसको थोड़ा चेकअप किया। अब भाई ऐसे ही थोड़ी बुखार आ जाता है। तो नाना जी ने कहा बुखार तो नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगा कर देखिए। मैंने कहा। बच्चा कहता है चलो थर्मामीटर लगा के देखो, आपको ऐसे क्या समझेगा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। अच्छा, तो बच्चा थोड़ा चालाक है यहाँ पर। उसने कहा कि घर में कोई बड़ा तो है नहीं, अब थर्मामीटर लगा भी लेगा तो देखेगा कौन। शायद उसके नाना जी या नानी जी को थर्मामीटर देखना नहीं आता होगा, इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहा है। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी।
बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। तो उन्होंने थर्मामीटर ढूंढने की कोशिश की बट घर में था ही नहीं। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। अब बीमार व्यक्ति तो यही सब खाएगा ना, दवाई खाएगा, और उसको ठीक करने के लिए उसकी नानी ने उसके लिए काढ़ा बना के दिया। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। अब जब पेट खराब होता है ना बच्चों, तो खिचड़ी मिलती है खाने के लिए और बाकी कुछ नहीं मिलता चटपटा खाना। तो उसको बोला कि शाम को देखेंगे, तब तक इसे खाना मत दो। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, बच्चा है सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे बड़ी तेज़ इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। अब उसका मन कर रहा है कि वो जाके बाहर गली में देखे कि क्या चल रहा है, बच्चे हैं नहीं है। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, तो वह यह सब देखना चाहता था। महेश ही सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, टेलीफोन की तारों पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं। तो बच्चा है वो ये सब देखना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। अब वो पूरा दिन सोते सोते थक गया। पूरा दिन यही सोचता रहा, आज स्कूल में क्या होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, दोस्त क्या कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि बाहर कोई आने वाला है, वो फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अब नाना जी आए और उसको एक और पुड़िया खिलाकर चले गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नाना जी ने से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है। और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा उपाय तो भूखे रहना है, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। अब वो बच्चा जो है वो तो फंस गया बुरी तरीके से। अब उसे खाना भी नहीं मिल रहा। अच्छा तो क्या, उसे खाना ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं भूखा पेट रहेगा तो सारा का सारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल ही चला जाता तो ठीक रहता। सज़ा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। अब उसे याद आ रहा है कि वो स्कूल जाकर क्या करता था। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख ज़रा सी लगती भी तो खाने की चीज़ें याद आके दिखाई देने लगती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे। अब वो बच्चा जो है उसे सिर्फ खाने का मन कर रहा था, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। तो जो होली या दिवाली होती है तो आपने देखा होगा उस पर गुजिया बनती है ना। और जो पंजीरी मतलब चूरी होती है वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन बनती है आटे की। क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है क्या? अब वो पूछना चाह रहा है कि भाई कोई मना करता है कि सब चीज़ें अच्छी अच्छी सिर्फ त्योहारों पे क्यों बनती हैं? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई जैसे लेटा रहे, और शाम को क्या, शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। अब उसे शाम की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि नाना जी तो अब शाम को भी उसे बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो बीमार है। बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा होऊंगा, अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगेगा? मैं रुआंसा सा हो गया। अब उसे चिंता होने लगी क्या कि अब आज का होमवर्क और इकट्ठा हो गया, वो भी किसी से कॉपी करके रखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो स्कूल चला जाता, शाम को खेलने भी नहीं जा पाऊंगा, खाना भी नहीं खा पाया। तो किया क्या मैंने बीमार होके? पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाज़ा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या एक बच गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं।
मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। तो अब वो बच्चा चाह रहा है कि उससे मिलने के लिए कोई तो आए। अब उसका कोई भाई होगा मुन्नू, वो आया होगा स्कूल से, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आया। तो उसको लग रहा होगा आ जाता तो अच्छा होता। अब वो बेचारा बच्चा जो है बाहर की आवाज़ों से ही ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब देखो उसका मन नहीं लग रहा है कमरे में, अब उसे उनकी चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। वो कह रहा है बाहर खाना खा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं। अब वो बेचारा कह रहा है कि मुझसे पूछने भी नहीं आया कि तुम खाओगे क्या, है ना। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। शिकार हो जाओ मतलब खुद भूख के मारे मर जाओ। अब वो बच्चा बहुत पछता रहा है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और झूठ बोलकर घर पे क्यों बैठ गया। आज क्या खाना बना होगा। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे के बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। अब वो बच्चे को दाल चावल की खुशबू आ रही है और उसे याद आ रहा है कि दाल चावल उसके घर में कैसे बनाया जाता है। बघार मतलब तड़का लगाना। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। वो बेचारा तो भूख के मारे बिल्कुल ही परेशान होके बैठा है बच्चा। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है, उसे दाल चावल में मिलाकर खाएंगे। अब वो बच्चा कह रहा है कि यार खुशबू तो किसी और चीज़ की भी आ रही है, शायद हरी मिर्च इन्होंने तल कर रखी है। जब रहा नहीं गया तो मैं रज़ाई फेंक कर खड़ा हो गया। अब उससे रुका नहीं जा रहा, उसने छोड़ा रज़ाई और भाग गया। दबे पाँव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। वो झांक कर देखने लगा कि बाहर चल क्या रहा है। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? ज़रूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुटली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भूक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। अब वो बच्चा अपने भाई को देखकर सोच रहा है कि कैसे मज़े से आम खा रहा है और मैं यहाँ पर बैठा भूखे पेट इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि कोई खाना दे दे मुझे आकर। और वो बोल रहे देखो कैसे पूरी गुटली मुंह में ठूस कर खा रहा है, जैसे भूखे ने कभी आम ही ना देखे हों। अब मन तो उसका अंदर से ललचा रहा है कि मुझे भी कोई थोड़ा आम, थोड़ा दाल चावल कुछ दे दे। मैं जलन, गुस्से और कुड़न से पाँव पटकता वापर बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है, सारे विकार निकल गए? ये नहीं है इसका मतलब कि उसके सच में कोई बीमारी थी वो चली गई। मतलब उसके मन में जो था कि मैं झूठ बोल के घर पे रहूँगा, आज से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब से झूठ कभी नहीं बोलेगा। ठीक है। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया, क्योंकि उसके अंदर से सब विकार निकल चुके थे। तो ये कहानी आपकी किसने लिखी है? स्वयं प्रकाश जी ने। तो ये लेखक जो हैं इनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक से परिचय। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती थीं। तो वो कैसी इमोशनल कहानियाँ लिखते थे जो छू जाती थी सबके मन को। मानो में हमारे जीवन की ही कहानियाँ हों। हज़ारों अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। सारे अनुभव वो लिख देते थे। इमोशनल कहानियाँ लिखते थे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजन कथाएं भी लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहेलियों को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो बच्चों, इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको बाकी सब वीडियो भी मिल जाएं। SST, साइंस, हिंदी, ये सब की वीडियोस मैंने आपके लिए डिटेल में डाले हैं, तो इसका फ़ायदा लो। तब तक टेक केयर, स्टे अवेयर एंड
बाय बाय। थैंक यू।